नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़, ठेकेदार कामगार जिन्हें कि किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किसी संस्थान में काम करने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ की सुरक्षा को देखते हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के जो वर्किंग कंडीशंस है उनको कंसिडर करते हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी समय पर मिले, इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया सन 1970 में। आज के वीडियो में हम इस एक्ट में इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए जो प्रोविज़न इस एक्ट में किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एक्ट में ठेकेदार कर्मकारों के बारे में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट उन सभी संस्थान पर लागू होता है जहां 20 या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर काम करते हैं। इस एक्ट के चैप्टर 5 में इन कर्मकारों जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी सुख सुविधा, उनके लिए वेजेस की व्यवस्था, उनके लिए रेस्ट रूम, कैंटीन और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में प्रोविज़न किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के सेक्शन 21 में वेजेस यानी वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ठेकेदार का ये कर्तव्य है कि वो लेबर या कर्मकार को तय समय पर वेतन दे और ये वेतन मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ठेकेदार द्वारा लेबर को या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को तय समय पर वेतन नहीं दिया जाता है या जितना उसका वेतन है उससे कम दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को उसका बचा हुआ वेतन, या अगर ठेकेदार ने बिल्कुल भी वेतन नहीं दिया है तो पूरा वेतन उसे दे और बाद में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उस वेतन को उस ठेकेदार से वसूल कर सकता है या उसके जो पैसा अमाउंट ड्यू बचता है उसमें से उसे डिडक्ट कर सकता है। अगर संस्थान ऐसा है जहां 1000 से कम कर्मचारी हैं तो उन्हें वेतन का भुगतान ड्यू डेट से मैक्सिमम 7 डे तक कर देना चाहिए। और अगर संस्थान ऐसा है जहां 1000 से ज़्यादा कर्मचारी है तो ऐसे संस्थान में वेतन ड्यू होने के मैक्सिमम 10 डे तक वेतन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के सेक्शन 16 में कैंटीन से रिलेटेड प्रोविज़न किया हुआ है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी ठेकेदार के किसी संस्थान में 100 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस ठेकेदार का ये दायित्व है कि वहाँ पर वो उनके लिए एक कैंटीन एस्टेब्लिश करे या उन्हें कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराए। इस कैंटीन में एक डाइनिंग हॉल होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए और एक किचन होना चाहिए। डाइनिंग हॉल खुला और हवादार होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के सेक्शन 17 में रेस्ट रूम से रिलेटेड प्रोविजन है। इस सेक्शन के अनुसार अगर ठेका वर्कर को अपने काम के कारण रात में भी रुकना पड़ता है तो ठेकेदार का ये दायित्व बनता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो उनके लिए एक रेस्ट रूम उपलब्ध करवाए। ये रेस्ट रूम साफ सुथरे और हवादार होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के सेक्शन 19 में फर्स्ट एड से रिलेटेड प्रोविज़न किया हुआ है। इस सेक्शन के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार का ये कर्तव्य बनता है कि वो काम के दौरान फर्स्ट एड किट अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए। उस किट के अंदर वो सभी आवश्यक सामान होना चाहिए जिससे कि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके। एक्ट के सेक्शन 18 में ठेकेदार द्वारा कुछ और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराने के संबंध में प्रोविज़न किया गया है। हर ठेकेदार पर यह जिम्मेदारी है, उसका ये दायित्व है कि वो अपने वर्कर्स के लिए शौचालय और यूरिनल्स की व्यवस्था करे। इसमें महिला और पुरुष के लिए ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था करे और उन्हें वॉशिंग एरिया भी अवेलेबल करवाए। हमने ये तो देख लिया कि ठेकेदार कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं देगा, क्या क्या उसके दायित्व हैं। इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है उसका नाम मस्टर रोल में नहीं है तो उसे तुरंत अपना नाम मस्टर रोल में एंटर करवाना चाहिए। उसे इस संबंध में अपनी एंट्री करवा लेनी चाहिए। जिस ठेकेदार ने या ठेकेदार कंपनी ने काम पर लगाया है उस कंपनी को इस तरह काम पर लगाने के लिए गवर्नमेंट से प्रॉपर लाइसेंस मिला है या नहीं मिला, इसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक रजिस्टर मेंटेन किए जाने चाहिए, उन्हें प्रॉपर्ली रखा जाना चाहिए। जैसे कि फॉर्म डी ये वेतन, एडवांस वेतन और ओवरटाइम का होता है। ठेकेदार के पास पीएफ और ईएसआईसी का पंजीयन का सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये आपको अभी स्क्रीन पे 1 बाय 1 नज़र आ रहे होंगे। फॉर्म 1
एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड होता है। फॉर्म 5 फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड होता है। फॉर्म 13 रजिस्टर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयर बाय कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड होता है। फॉर्म 14 एम्प्लॉयमेंट कार्ड फॉर एम्प्लॉय होता है। फॉर्म 15 सर्विस सर्टिफिकेट टू एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। फॉर्म 16 मास्टर रोल से रिलेटेड होता है। फॉर्म 17 रजिस्टर ऑफ वेजेस से रिलेटेड होता है। फॉर्म 18 रजिस्टर ऑफ वेजेस का मास्टर रोल से रिलेटेड होता है। फॉर्म 19 वेजेस स्लिप से रिलेटेड होता है। फॉर्म 20 रजिस्टर ऑफ डिडक्शंस फॉर डैमेजेस और लॉस से रिलेटेड होता है। फॉर्म 21 रजिस्टर ऑफ फाइन से रिलेटेड होता है। फॉर्म 22 रजिस्टर ऑफ एडवांसेस से रिलेटेड होता है। फॉर्म 23 रजिस्टर ऑफ ओवरटाइम से रिलेटेड होता है। और फॉर्म 24 रिटर्न बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर से रिलेटेड होता है। और इसके साथ ही फॉर्म 25 रिटर्न बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर से रिलेटेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।